नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। हमारी शान है तिरंगा, हमारी पहचान है तिरंगा। राष्ट्रीय एकता व देशभक्ति का संदेश देते हुए कस्बा धनौरा में तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। आगामी 79वें स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत नागरिकों में देशभक्ति की भावना एवं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति सम्मान जागृत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा कस्बा मंडी धनौरा में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। महोबा जनपद के कबराई थाना कस्बा अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई नगर में रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदल गई। बांदा जनपद के लुकतरा गांव निवासी गजराज की पत्नी वंदना अपने भाई जीतू यादव के घर राखी बांधने आई थी। वे अपने 2 बेटों के साथ यहां पहुंची थी, लेकिन किसे पता था कि यह खुशी का दिन उसके जीवन का सबसे काला दिन बन जाएगा। मकान के बाहर लगे विद्युत पोल से निकला तार अचानक टूटकर मकान की छत पर गिर पड़ा। तेज करंट के प्रवाह होने से वहां मौजूद 6 वर्षीय गोलू यादव उसकी चपेट में आ गया। बिजली के झटके से मासूम मौके पर ही बेहोश हो गया। हमारा भांजा आया था ननिहाल, मतलब हमें राखी बांधने मम्मी के साथ अपनी, तो बाहर की केबल टूट गई, तो जो है तो उसका मतलब उसको करंट पूरे मकान में फैल गया, ख़त्म हो गया वो। अस्पताल लेके गए, डॉक्टर बोल रहा है कि आपका भांजा ख़त्म हो चुका बच्चा। अच्छा, कहाँ पर लाइट टूटी थी? घर के बाहर? घर के बाहर से केबल गई है ना, तो वहीं टूट गई। अच्छा, घरेलू लाइट के लिए गई थी? हाँ। तो क्या नाम है आपके भांजे का? गोलू नाम है। सर, मामा के यहाँ आया था रक्षाबंधन को राखी बांधने। अचानक के तार टूट गया, उसमें उसकी अचानक घटना हो गई सर। कहाँ तार टूटा? घरी में? सर, मोहल्ले में घर में बाहर ही खेल रहा था, अचानक से गिर गया, उसी में उसकी घटना हुई। अच्छा, कहाँ आया था? एक बगवा में आया था, रानी लक्ष्मीबाई नगर बगवा में आया था, अचानक हो गया। अच्छा, घरेलू लाइट टूटी थी? अरे घरेलू बाहर की लाइट टूटी है, उसमें मतलब करंट पूरे मकान में पहुँच गया है, ऐसा हो गया है। अच्छा, कौन है आपके? बेटा है मतलब। कितनी उम्र होगी? ये करीब होगा 6-7 साल का। फिर कहाँ लेकर आए थे आप? इसको लेके आए थे हम नानी के ननिहाल में आया था, राखी बांधने आया था। उसमें 9 तारीख को छोड़ा और 12 तारीख को ऐसा काम हो गया मेरे पास। नहीं तो ये करंट लगने के बाद कहीं लेकर गए थे अस्पताल? सर, सरकारी अस्पताल में ले गए। क्या बताया था डॉक्टर? सर, डॉक्टर साहब तो मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन डॉक्टर साहब ने। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के चांदो गांव के पास बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सामने आ रहे ट्रक की टक्कर से ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार दंपत्ति सहित कुल 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल आकर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। दरअसल पचपहरा गाँव निवासी 63 वर्षीय हरदयाल ई रिक्शा चलाकर रोजी रोटी कमाता है। बुधवार को वह अपने गाँव में सवारी लेकर महोबा मुख्यालय में आयोजित कजली मेला देखने आ रहा था। ई रिक्शा में कुल 7 लोग सवार थे। बताया गया जैसे ही वाहन चांदो गांव के पास पहुंचा, सामने से तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक ई रिक्शा से टकरा गया। चांदो के पहले वो डंप खड़ा है। हाँ हाँ, अब अस्पताल में सभी है, तो थोड़ा थोड़ा सा घायल है। सब घायल? हाँ। आप रिक्शा चालक? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? पचपारा से आ रहे थे मेला देखने के लिए, तो वहाँ से ट्रक ने मार दी। कहाँ पर घटना? ये चांदू के पहले डंप के पास। कितने लोग थे रिक्शे में? रिक्शे में जी 5 से 7 जने थे। महोबा जिला अस्पताल में लाखों रुपए की कीमत वाली सिटी स्कैन मशीन पिछले 1 माह से ठप पड़ी है। लगातार हो रही बारिश के चलते सिटी स्कैन कक्ष में पानी भर जाने से मशीनों को नुकसान का खतरा पैदा हो गया है। जल भराव रोकने और मशीनों की विद्युत फिटिंग को जमीन से हटाकर नए सिरे से लगाने की आवश्यकता है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। अस्पताल में रोजाना करीब 30 मरीज सिटी स्कैन के लिए आते हैं, लेकिन सेवा बंद होने से मरीजों को मजबूरी में निजी जांच केंद्रों का रुख करना पड़ता है, जहां जांच महंगी होने से उनकी आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। यहाँ पे बारिश जब भी हो रही है तभी पानी यहाँ बार बार भर जा रहा है, उसकी वजह से मशीन नहीं चल पा रही है हमारी। इस समस्या कितने दिनों से पड़ी हुई है? ये करीब 1 से 1.5 महीने होने वाले हैं। कितने बार अधिकारी को अवगत कराया है? हर बार कराया उन्हें, पर डे उनको कॉल से भी अवगत कराते हैं और लेटर भी लिखते हैं उन्हें। क्या आश्वासन मिलता है अधिकारी की तरफ से आपको?
पहले तो वो बोल रहे थे कि काम करा रहे हैं, आज लेकिन कोई काम नहीं करा रहे हैं, ऐसा बोल के गए। पर डे कितने होते हो, कितने मरीज अभी आ रहे हैं? मरीज पर डे आ रहे हैं, लगभग 30 हो जाते थे। अभी तो बंद है, तब से मरीज परेशान हो रहे हैं, फोन करके पूछते रहते हैं जो आके गए हैं यहाँ से, और अभी पर डे आते हैं पूछने। महोबा जनपद के भुजपुरा गांव में पानी भरने के विवाद में अनुसूचित जाति की महिला के साथ दबंग ने मारपीट कर दी। दबंग की गुंडाई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला फूला, जो दिल्ली से राखी बांधने गांव आई थी, सरकारी हैंडपंप से पानी भर रही थी, तभी गांव का भूरा यादव वहां पहुंचा और जाति सूचक गालियों के साथ उसे पानी भरने से रोका। महिला ने जब पानी भरने का प्रयास किया तो आरोपी ने कांटों से भरा डंडा लेकर उस पर हमला कर दिया। महिला बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर गई। इस पूरी घटना का वीडियो ग्रामीणों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। जात का यादव है तो ज्यादा दबंगी है, तब दबंगी का पैसा का ज्यादा ठेस दिखाता है। कल आप पैसे क्या जगह बेड डालेंगे तो ना सही 2 जगह समसाले तो वो कटिया काट डालेंगे। तुम यहाँ रह के बहुत यहाँ पर पानी नहीं भरने आओगी, तुम यहाँ पे पानी नहीं भरा ना आओ तो मत। और ऐसे हमसे ये निवेदन है कि हम बस हो जाती है तो बस उनको हर वे दबाते हैं, हर वे मारते हैं। वीडियो वायरल हो रहा है, उसके लेकर पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की है, कहाँ का ये वीडियो है, क्या? थाना महोबकंट के अंतर्गत एक वीडियो संज्ञान में आया है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल सीओ कुलपहाड़ मौके पर पहुंचे हैं। वर्तमान समय में भी वो घटनास्थल पर मौजूद हैं। पीड़ित जन की तहरीर पर महोबकंट थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। महोबा के समद नगर मोहल्ले में रिश्तों का कत्ल हो गया है। 3 दिन पहले दामाद ने अपनी सास 55 वर्षीय श्याम बाई पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। यह घटना 10 अगस्त शाम की बताई जा रही है, जब श्याम बाई कजली मेला देखकर वापस लौट रही थी। इसी दौरान उनके सगे दामाद जालम रैकवार ने अचानक चाकू से हमला कर दिया। मोहल्ले वासी और परिजन उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ से उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जी, मेरी सिस्टर का मुकदमा चल रहा था, तो उसमें मेरी मम्मी गवाह थी। तो इसने कई बार धमकी दी मारने की कि मैं मम्मी को मार दूंगा, सिस्टर को मार दूंगा, सबको मार दूंगा, मैं किसी ना किसी को मार के जाऊंगा। मैं तो परेशान हूँ, मैं किसी ना किसी को मार के जाऊंगा। और हमने कई बार एप्लीकेशन दी थाने में, कोतवाली भटीपुरा चौकी में, कोई सुनवाई नहीं हुई। करीब से 1 साल हो गया मुकदमा चलते चलते। और 10 तारीख को रात को कजली देख के आ रही थी, तो अचानक घर के बाहर उसने चाकू मार के भाग गया। जब तक हम दौड़े तब तक वो भाग गया। और हम लोग जल्दबाजी में सरकारी हॉस्पिटल इमरजेंसी लगा गए। इमरजेंसी में उन्होंने 1 घंटा भर्ती किया। 1 घंटे बाद झांसी हाई सेंटर रेफ़र कर दिया। हम लोग झांसी पहुँचे। झांसी हमने रात भर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया। हमें आराम नहीं समझ में आया तो हम प्राइवेट दिखवाया झांसी में रेफ़र कर दिया। ग्वालियर ले गए तो 1 दिन भर्ती रही और दूसरी दिन सुबह 8:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। तो भैया कहीं पुलिस में शिकायत की थी? जी, पुलिस में हमें जब यहाँ से मारी थी चाकू, तो हम पुलिस अधीक्षक एसपी के यहाँ गए थे और थाना कोतवाली महोबा गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। पुलिस आई थी, बस उन्होंने बस पूछा, जांचा, बोलो आप लोग पकड़वाओ। हम लोग पकड़वाएंगे, हमारा काम है पकड़ना। किस चीज़ का विवाद चल रहा था? जी, यही घर का विवाद था कि वो कह रहा था कि मुझे रखना है। हम लोगों ने कहा रखना है तो आप कचहरी में आइए, अपने परिवार को लाइए। इन्होंने काफ़ी लंबा घोटाला भी किया। दोनों लोगों ने दिल्ली में कमाया 10-15 लाख रुपए। इसने यूपीआई ट्रांजैक्शन कर लिया, मेरी बहन का खाता से निकाल के अपने यूपीआई ट्रांजैक्शन कर लिया। हम लोगों ने फिर भी उसको माफ़ किया कि चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अपना घर बसाओ। उसने कोई सुधरने का चांस ही नहीं दिया। अब क्या कार्रवाई चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं कि उसको और उसके परिवार को आजीवन कारावास हो। मेरे घर के अंदर आके चाकू घुस दिया मेरे हस्बैंड जालम रैकवार ने। क्यों मार दी? किसको मार? क्या वजह थी? मेरा मुकदमा चल रहा है, दो मारपीट का भी चल रहा है, धोखाधड़ी का चल रहा है, बच्चों का भरण पोषण चल रहा है। हमको धमकी दिया, हमने एप्लीकेशन दिया, सब कुछ दिया। डीएम सीएम भोपाल मैडम आई नहीं, उनको दिया, सबको दिया, सब चौकी दिया हमने। और है तो किसी ने हमारी कार्रवाई नहीं सुनी सर, हमारी किसी ने नहीं सुनाई करी।
और हम तो कोतवाली में जाते हैं सर, तो हमें पुलिस वाले क्या बोलते हैं, तुम तो रोज आ जाते हो, तुम्हारा तो मियाँ बीवी का मैटर है, जाओ इधर से। आज मेरी सुनाई हो जाती भैया, तो मेरी माँ मेरे पास होती ना मेरे 2 भाई हैं, दोनों को खतरा है, मेरा पापा है, मुझे भी खतरा है, मेरे सारे लोगों को खतरा है। मुझे चाहिए इंसाफ, कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए कानून से। और शायद कानून इंसाफ करता, आज तक मेरा सुनता तो मेरा आज मेरी माँ नहीं गमती, मेरा माँ नहीं जाती, मेरी माँ नहीं जाती, मेरी माँ नहीं जाती, पूरा घर वही संभालती थी। देख लो सर, हमारे पास कुछ नहीं है ना, जो कुट्टी में रहते हैं, तब भी हम मुकदमा लड़ रहे, कानून से जीते हैं, ऐसे नहीं कुछ हुआ। क्या कहा था मम्मी ने, क्या मार दिया था मम्मी को? क्या चाकू मार दिया था इधर। तो कहाँ ले गई थी इनको? हॉस्पिटल ले गए, सरकारी हॉस्पिटल ले गए थे। तो क्या हो गया मम्मी को? मम्मी को फिर रेफर कर दिया, फिर झांसी ले गए, फिर झांसी ले गए, फिर झांसी से रेफर कर दिया, फिर ग्वालियर ले गए। 3-4 अस्पतालों में घूमा है, उधर भी ग्वालियर झांसी सब जगह घूमा, लास्ट में से नहीं कर दिया। हमारा तो ऐसा तो गया सो गया, हमारी माँ भी गई, हमारा हमें इंसाफ चाहिए। समाजवादी पार्टी की ओर से यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। समानता, न्याय और समाजवादी समाज के निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। बतौर मुख्य अतिथि सपा सांसद धर्मेंद्र यादव हुए शामिल। समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप, पूर्व मंत्री राजपाल कश्यप, पूर्व एमएलसी सुनीता सिंह साजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद, दीपक रंजन, आशुतोष वर्मा, अनुराग भदौरिया हुए शामिल। सपा महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नेहा यादव की ओर से यूथ कॉन्क्लेव का किया गया आयोजन महानगर स्थित कैफी आजमी सभागार में आयोजन हुआ। और हमारी यूथ की अध्यक्ष रही, आज महिला सभा में काम करने वाली हमारी नेता नेहा जी को और उनके जितने भी साथी हैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि स्वाभाविक है देश की डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में यूथ की एक बहुत बड़ी भागीदारी है और हम समाजवादियों की तो पहचान रही है यूथ पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना, यूथ के मुद्दों को आगे एड्रेस करना। और मैं समझता हूँ उस सिलसिले में आज एक अच्छी चर्चा होगी। एक से बड़े विद्वान मैं देख रहा हूँ, इलाहाबाद से लेके लखनऊ से लेके उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों के बहुत इंपॉर्टेंट वक्ता बुलाए और मैं समझता हूँ आज के कार्यक्रम के माध्यम से यूथ के लोगों को एक नई प्रेरणा मिलेगी समाजवादी पार्टी के लिए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ चलने की। सर, विधानसभा सत्र चल रहा है, आज 36 घंटे का कंटिन्यू जो है ये सत्र बुलाया गया है, क्या सरकार मैसेज देना चाहती है और आपको लगता है? नहीं, मुझे तो 24 का पता था, आपने 36 बता दिया। अब जो भी है, लेकिन हम कहेंगे सरकार से कम से कम सत्र चलाएं। 11 को सत्र शुरू हो रहा है, 14 को समापन है। ये कोई सत्र नहीं है, ये केवल रस्म अदायगी है और जो संविधान में जो प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर बैठक रहनी चाहिए, केवल उसकी खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार सदन से भाग रही है। दिल्ली में हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लोकसभा में दिल्ली की सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं। बीजेपी के लोग मुद्दों पे एकदम फेल हैं बुरी तरह से और पिछले 11 सालों में 14 से लेकर आज तक जितने चुनाव हुए, उन चुनावों के जो घोषणा पत्र हैं, हर जगह सरकार असफल हुई है, कहीं भी कोई भी काम पूरा नहीं किया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि अब जनता के लोग मुद्दे के प्रति जागरूक हैं। अब इनका झूठ नहीं चल पा रहा है। जो जज्बाती भाषण देते थे प्रधानमंत्री जी से लेकर भाजपा के बहुत सारे लोगों के भाषण चल गए, लेकिन अब जनता इनके भाषण भी सुनने को तैयार नहीं है। सर, आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, लेकिन आयोग जो है वो अपनी बात पे अडिग है। ऐसे में आप लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, किस तरह का रवैया आप देख रहे हैं? देखिए, आयोग की निष्पक्षता पर उसी दिन मैं समझता हूँ सारे देशवासियों को समझ जाना चाहिए, जब चुनाव आयोग की नियुक्ति की जो समिति थी, जो कमेटी थी, उस कमेटी से सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश साहब को हटा दिया गया। आप उसी दिन से समझ लेना चाहिए था कि सरकार की मंशा क्या है। अपने पक्ष का आयोग बनाना, अपने मनमाफिक आयोग के माध्यम से काम करवाना, ये सरकार की मंशा थी। और आज हम समाजवादी लोग तो लगातार कह रहे हैं, 2022 में 18,000 एफिडेविट आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आयोग के सामने पेश किए, लेकिन एक भी कार्रवाई नहीं हुई। जो आयोग आज ये कह रहा है राहुल गांधी जी से, लीडर ऑपोजिशन से, कि एफिडेविट दो,
मैं उस आयोग से कहूँगा पहले 18,000 जो एफिडेविट हैं उस पर कार्रवाई क्या की, इस बात से देश को अवगत कराएं। जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिए हुए एफिडेविट से कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो नए एफिडेविट की मैं नहीं समझता आयोग के सामने कोई ज़रूरत है, और आयोग को समझ जाना चाहिए। और नहीं समझेंगे तो अब देश के जनमानस से ऊपर कोई नहीं है। जनता जाग रही है, लोग जागरूक हो चुके हैं अपने वोटों के प्रति, अपने मतों के अधिकारों के प्रति और इनकी बेईमानी को बेनकाब करने के प्रति। सर, दिल्ली में संसद चलती है तो अखिलेश यादव जी तो पूरा विपक्ष जो है वो अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, तो बैरिकेडिंग की जाती है, फोर्स लगाई जाती है। अखिलेश यादव जी को बैरिकेडिंग फाड़नी पड़ती है। लखनऊ में बात करें, आज भी जो है समाजवादी पार्टी अपनी बात रखना चाहती थी, लेकिन माता प्रसाद पांडे हो या तमाम जो बड़े वरिष्ठ नेता थे उनकी आवाज़ को पूरी तरह से घेराबंदी कर दिया गया, उनको नज़रबंद कर दिया। देखिए, ये चीज़ें सरकार चाहे जितना आतंक कर ले, अत्याचार कर ले, अन्याय कर ले, ये चीज़ें उत्तर प्रदेश और देश की जनता देख रही है। और लोकसभा के चुनाव में तो जो जवाब मिला है ये शुरुआत है, असली पिक्चर देखने को मिलेगी 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जब उत्तर प्रदेश के जनमानस माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में पीढ़ी परिवार के लोग, किसान, नौजवान, मजदूर, बुनकर, व्यापारी, समाज के हर वर्ग के लोग, विद्वान हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सब लोग मिलके जब निकलेंगे तो मैं समझता हूँ सही जवाब 27 में मिलने जा रहा है बीजेपी को। बहुत बहुत धन्यवाद। मुरादाबाद जिला कारागार में कैदी की संदिग्ध हालत में मौत, पोस्टमार्टम से खुलेगा राज। मुरादाबाद जिला कारागार में बंद एक कैदी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत ने सनसनी फैला दी है। बुधवार दोपहर करीब 3 बजे जेल वार्डन 25 वर्षीय कैदी छेदी आसाराम पुत्र हरिराम को मृत अवस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजू है। राजू जी, आपके भाई की डेथ हुई है, कहाँ हुई है, क्या कारण है? कारण का इसका गला घोट मारने पड़ रहा है। वैसे तो मरने से बहुत डरता था ये, मगर ये जेल में कैसे हुआ था ऐसा? कब से जेल में बंद है? कहाँ? 10 महीने हो गए इसे जेल में बंद हुए हुए। किस मामले में सजा काट रहे थे? सजा ये काट रहा था, कोई इसने छेड़छाड़ी कर दी थी तो उसमें आ गया ये। हाँ, 10 महीने से ये सजा काट रहा है। हाँ, तो रक्षाबंधन वाले दिन मिलाई भी इसकी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं थी, साफ था ये बिल्कुल, पता नहीं कोई परेशानी नहीं थी। मगर ये आज ही और घर के लिए फ़ोन भी करता था ये बिल्कुल। अच्छा, रक्षाबंधन पर आपकी मुलाकात हुई है? जी, तरीके से कुछ बताया हमने बूझी के, तो बोलो कि मुझे निकाल लो आप, तो मैंने कि तेरी हमने फाइल तो डाल दी है, निकाल लेंगे तुझे। मैंने अभी एकदम तो इतना जल्दी नहीं हो सकता, ये कानून का काम है। तो बोलो चलो कोई बात नहीं, मैंने कर रहे हैं कोशिश, हम निकाल लेंगे हम। अच्छा, आपको सूचना किसके द्वारा मिली? सूचना 2 पुलिस वाले गए थे हमारे घर पे। हाँ, उन्होंने बताई थी। कांग्रेस की जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी पुष्पा नेगी को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पुष्पा नेगी के नामांकन को रद्द करने वाली याचिका में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायाधीश आलोक मेहरा के खंडपीठ ने पुष्पा नेगी के नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। भाजपा से अध्यक्ष प्रत्याशी दीपा धर्मल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि पुष्पा नेगी के पति लखन सिंह नेगी द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया और नामांकन में उन्होंने तथ्य छुपाए, लिहाजा उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। यहाँ आज माननीय उच्च न्यायालय में डिवीजन बेंच के सामने दीपा धर्मवाल जी ने एक याचिका दाखिल करी थी, जिसमें उन्होंने पुष्पा नेगी जी के नामांकन की स्वीकृति को चुनौती दी थी। उनका तर्क ये था कि चूंकि लाखन नेगी जो पुष्पा नेगी जी के हस्बैंड हैं, उनके द्वारा कुछ सरकारी संपत्तियों पे अतिक्रमण के उन्होंने आरोप लगाए थे और उस संदर्भ में एक जांच भी उन्होंने पेश की थी। परंतु न्यायालय ने सारे चीज़ों को सुनने के बाद, सारी चीज़ों को समझने के बाद उनकी इस आधार को अस्वीकृत कर दिया, ये कहते हुए कि ये सरासरी जल्दीबाजी की करी हुई जांच है जिसमें किसी तरह से कोई सब्सटेंस नज़र नहीं आ रहा है, और अगर कोई चीज़ होती तो प्रॉपर नोटिस और अन्यथा चीज़ों के बाद लीगल तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये कहते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने, डिवीजन बेंच ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। कल 14 तारीख को इलेक्शन होंगे और कोई कैंडिडेचर जिसको चैलेंज किया था उन्होंने नॉमिनेशन को, चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने उसके खारिजे की उनको जो प्रार्थना की थी उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया है। देखिए, जो मामला था ये है जिला पंचायत अध्यक्ष जो है नैनीताल के संदर्भ में था,
और इसमें पुष्पा नेगी जो है उनकी तरफ से एक याचिका माननीय न्यायालय में इस आशय की डाली गई थी कि जो इलेक्शन कमीशन है और जो प्रशासन है वह कल को 14 तारीख को होने वाले चुनाव में फेयर मतलब उसमें निष्पक्ष रूप से बिना किसी दबाव के वह इलेक्शन कंडक्ट करा जाए। तो उस संदर्भ में माननीय न्यायालय ने रेस्पोंडेंट साइड्स को सुनते हुए उनके कथन को नोट करते हुए कि भाई वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएंगे और इस आशय से जो है वो रिट याचिका डिस्पोज ऑफ की। कोर्ट पहुंचने का मुख्य उसमें कारण ये था कि नामांकन के दिन 12 तारीख को नामांकन के दिन प्रार्थी को जो अभी एप्लीकेंट हैं या जो अभी चुनाव कंटेस्ट कर रही हैं पुष्पा नेगी तो उनको बड़े तरीके से बहुत तरीके से परेशान किया गया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।